आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति। तो चुंबकीय क्षेत्र में गति यानी मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि अब हम और अधिक विस्तार से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का जो चैप्टर है कक्षा 11 की पुस्तक का अध्याय 5 देखिए, चैप्टर 5 में क्लास 11th में दिया गया है। में यह सीखा है कि यदि किसी बल का कण की गति की दिशा में अथवा उसके विपरीत कोई अवयव है तो वो बल उस कण पर कार्य करता है। तो क्लास 11th की बुक चैप्टर नंबर 5 में हमने यह सीखा है कि यदि किसी बल का कण की गति की दिशा में या विपरीत दिशा में कोई अवयव यानी कंपोनेंट है तो वो बल उस कण पर कार्य करता है। ये हमने सीखा है कक्षा 11 की बुक में चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से। तो मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जिस दिशा में मूव कर रहा है उस दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में अगर लगाए गए फोर्स का कोई कंपोनेंट काम कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह बल उस कण पर कार्य करता है, यानी वर्क डन हम उस आधार पर निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेखा है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। अगर हमारे पास इस एंगल को थीटा माना जाए तो ये हमारा फोर्स के लिए एफ कास थीटा हो जाएगा और ये हमारा फोर्स के लिए एफ साइन थीटा हो जाएगा। जैसा हमने आपको बताया था कि थीटा के पास वाली भुजा में कास लिखेंगे, सामने वाली में साइन लिखेंगे, तो इसलिए थीटा के पास वाली भुजा में हमने एफ कास थीटा लिखा और सामने वाली भुजा में एफ साइन थीटा लिखा। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 5 में क्लास 11th की बुक में जब हम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए कोई पार्टिकल यानी कण गति कर रहा है, तो गति की दिशा में या गति की विपरीत दिशा में अगर बल का कोई भी कंपोनेंट या अवयव, चाहे कंपोनेंट कहें या अवयव एक ही बात है, एक अंग्रेजी शब्द है एक हिंदी शब्द, तो उस पर कोई न कोई उस बल के द्वारा कण पर कार्य किया जाता है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में यानी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करे, गति करे, तो चुंबकीय बल कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल वेग के लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर देखिए जो क्रॉस क्रॉस बनाया गया है, तो हमने आपको बताया था कि क्रॉस का मतलब विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है, या किसी तार में धारा की दिशा भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो क्रॉस है, यहाँ बी लिखा है, इससे स्पष्ट है कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि बी को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये कागज के तल के अंदर की ओर है, जैसे पेन अगर कागज में अंदर की ओर धंसा दें उस तरह से है। तो जब इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के अंदर की ओर है
तो कोई चार्ज पार्टिकल Q इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में घूमता है, तो ये वेग का अगर वृत्ताकार पथ में चूंकि घूम रहा है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी कहीं भी अगर हमको चेक करना है लीनियर वेलोसिटी, तो एक टेंजेंट डाल देंगे इस सर्किल यानी वृत्त में, तो यहाँ पर डाल दिया तो ये स्पर्श रेखा हो गई इस वृत्त की, यही वेग को बताती है। और ये वेग के लंबवत देखिए बल है, फोर्स, फोर्स वेग के लंबवत है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के प्रकरण में चुंबकीय बल कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है, अतः कोई कार्य नहीं होता तथा वेग के परिमाण में भी कोई अंतर या परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा था कि W = Fs cos थीटा। अब थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर Fs cos 90 डिग्री हो जाएगा। जब cos 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, तो W = पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि बल और वेग के कंपोनेंट एक दूसरे के लंबवत हैं और कोण 90 डिग्री है, तो W = Fs cos थीटा होता है। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए कार्य 0 हो गया यहाँ पर। तो इस चीज को यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूरा तो यहाँ तक हो ही गया था, यहाँ से फिर कर लीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है यद्यपि संवेग की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि रेखीय वेग टेंजेंट यहाँ पर है तो इस तरह है, यहाँ पर है तो इस तरह। देखिए ये वेक्टर की दिशा दूसरी है, ये वेक्टर की दिशा दूसरी है, इसका मतलब चाल समान है लेकिन वेग समान नहीं है, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और सदिश का मतलब दिशा सहित। तो यहाँ पर दिशा बदल रही है, इसलिए वेग बदल रहा है, और वेग बदल रहा है तो संवेग में परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए लिखा है क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इस बात को समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान दीजिए यह विद्युत क्षेत्र के कारण बल QE से भिन्न है, जिसका गति के समांतर अथवा प्रति समांतर अवयव हो सकता है, और इस प्रकार संवेग के साथ साथ ऊर्जा को भी स्थानांतरित कर सकता है। तो ध्यान देना है कि जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ते थे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, तो फोर्स F = QE होता था। तो जो फोर्स होता था वो या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता था या विपरीत दिशा में होता था। इसको देख लीजिए, हम बताए दे रहे हैं, तो इसको समझ लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोग पढ़ते थे कि प्लस से माइनस की ओर होती है। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो इधर को मूव करेगा, अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो वो इधर को मूव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इधर को लग रहा है, निगेटिव चार्ज में फोर्स इधर को लग रहा है, तो जिधर को फोर्स लग रहा है उधर को मूव कर रहा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के या तो समांतर, ये समांतर हो गया, या इसके उल्टा समांतर, उसी को प्रति समांतर कहते हैं, तो या तो प्रति समांतर होगा फोर्स। तो इसीलिए कह रहा है कि ध्यान दीजिए यह विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो लगता है F = QE से भिन्न है ये वाला फोर्स, चुंबकीय बल वाला, जिसका गति के समांतर, ये समांतर है Q पर, या प्रति समांतर एंटी पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन के लिए अवयव हो सकता है, और इस प्रकार संवेग के साथ साथ ऊर्जा को भी स्थानांतरित कर सकता है। तो ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो बल लग रहा है
वो संवेग के साथ साथ ऊर्जा को भी स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोण 90 डिग्री नहीं बन रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब कोण 90 डिग्री नहीं बनेगा तो कार्य होगा, और कार्य ही ऊर्जा का एक परिवर्तित रूप है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र वाले मैटर में। ध्यान देना है। अब आगे देखिए, हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर विचार करेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहीं बदलेगी नहीं, सब जगह एक जैसी जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी आवेशित यानी चार्ज पार्टिकल के मोशन का पर विचार करेंगे इस चैप्टर। पहले उस स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, क्योंकि क्रॉस बना है। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट का मतलब हमारी तरफ बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इस कागज के तल के अभिलंबवत। तो कह रहा है यहाँ पर जो B है कागज के तल के अंदर की ओर है, और जो V है देखिए ये कागज के तल पर है y एक्सिस में। अगर इसको x एक्सिस माने तो y एक्सिस में। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि फोर्स हमारा निगेटिव x एक्सिस में हो जाएगा। इसको इस तरह हम लोग बना सकते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये हमारा निगेटिव x एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए, ये x है, ये y है, ये निगेटिव x है। अगर हम इधर बनाना चाहें इस तरह, तो ये निगेटिव y एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पर लंबवत अंदर की ओर, यहाँ पर लंबवत अंदर की ओर z एक्सिस होगा। अगर अंदर की ओर हम पॉजिटिव z एक्सिस माने तो बाहर की ओर निगेटिव z एक्सिस होगा। तो जाहिर सी बात है कि अंदर की ओर अगर पॉजिटिव z एक्सिस है तो अंदर की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए, फोर्स निगेटिव x एक्सिस में लग रहा है, और वेलोसिटी हमारी y एक्सिस में, यानी ये कोण जो है 90 डिग्री है, या यूं कहें कि ये कोण भी 90 डिग्री है। और ये अंदर की ओर चूंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, तो z एक्सिस में अगर चुंबकीय क्षेत्र माना जाए, तो चूंकि अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो उससे भी ये y 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो ये वेग और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के। तो इसीलिए कह रहा है कि वेग v चुंबकीय क्षेत्र B के अभिलंबवत है। तो लंबवत बल QV क्रॉस B अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए, जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, तो जो लंबवत बल होता है QV क्रॉस B, यह अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है। और अभिकेंद्र बल जो होता है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, वो क्या करता है, वो वर्तुल गति प्रदान करता है, यानी वृत्तीय पथ पर गति उत्पन्न करता है, या सर्कुलर मोशन कराता है। तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इसका वृत्तीय पथ पर गति हो रही है, यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो एक चीज को, इस फिगर को याद कर लीजिए, और निगेटिव में पूछे तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा। तो इसको याद कर लीजिए कि अगर कागज के प्लेन के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा और वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज होगी, वामावर्त दिशा में होगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा कागज के तल के, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा।
अब एक को याद कर लीजिए तो निगेटिव वाले में इसी को उल्टा कर देना। अगर निगेटिव चार्ज होता तो वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में गति करता, बल तब भी अंदर की ओर रहता। तो इसको ध्यान देना। यदि v तथा b एक दूसरे के लंबवत हैं तो कण अर्थात किसी वृत्त के अनुदिश वर्तुल गति करेगा। तो ध्यान दीजिए कि यदि v और b हमारे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं तो सर्कुलर मोशन करता है वो चार्ज पार्टिकल, यानी वर्तुल गति करता है, या यूं कहें कि वृत्तीय गति करता है। ये बात निकल करके सामने आ गई। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि वेग v का कोई अवयव है, यानी वेग v जो वेलोसिटी v है उसका कोई कंपोनेंट है, तो कह रहा है b के अनुदिश तो यह अवयव अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करेगा। b के लंबवत किसी तल में गति पहले की भांति वर्तुल गति ही है, जिससे यह अवयव कुंडलिनी गति उत्पन्न करता है। चित्र 4.6। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर x एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो एक गति मैग्नेटिक फील्ड की ओर आगे की ओर होगी। तो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो गति होगी कण की, उसको मैग्नेटिक फील्ड कोई फर्क नहीं डालता, यानी वो गति अपरिवर्तित रहती है। यानी अगर वेलोसिटी इस प्रकार से है v, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दो घटक बनेंगे। घटक का मतलब इस वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे 90 डिग्री का एंगल बना करके। तो एक तो ये ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा लंबवत, और एक ये क्षैतिज हो जाएगा vb। तो देखिए vb वाला जो घटक है ये b जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके उसी की तरफ है, यानी समांतर है इसके, यानी उसी की तरफ। तो vb नहीं चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा? ये v परपेंडिकुलर वाला चेंज होगा, जिससे परपेंडिकुलर और vb का जो रिजल्टेंट है वो इस प्रकार जाएगा, इस तरह सीधा सीधा से थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो ये कण इस प्रकार से गति करते करते आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार स्प्रिंग रुमा गति को कुंडलिनी गति कहते हैं या इलिप्टिकल मोशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इलिप्टिकल नहीं, हेलिकल। हाँ, हेलिकल। हेलिकल मोशन, कुंडलिनी गति मतलब हेलिकल मोशन, नॉट इलिप्टिकल। इलिप्टिकल तो ये जैसे वृत्त है, तो वृत्त पूरा सर्किल ना हो करके अंडाकार हो जाए तो उस पथ को इलिप्टिकल बोलते हैं। हेलिकल कहेंगे। कुंडलिनी मतलब हेलिकल मोशन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि बी वाला कंपोनेंट नहीं बदलेगा, तो आगे तो एक समान गति से कण बढ़ेगा, लेकिन ये वाली जो गति है लंबवत वाली परपेंडिकुलर, ये आगे को ले जाएगी और ये लंबवत वाली ऐसे ऐसे होगी। तो जाहिर सी बात है कण अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ने लगेगा। तो वही कि यदि वेग v का कोई अवयव है b के अनुदिश, तो यह अवयव अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करेगा। तो b के लंबवत किसी तल में गति पहले की भांति वर्तुल गति ही है, जिससे यह अवयव कुंडलिनी गति आरंभ करता है या उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर के इस परपेंडिकुलर अवयव के कारण ऐसे ऐसे गति होगी और इसके कारण आगे की ओर होगी। तो ये पिंड आगे की ओर भी बढ़ेगा आवेशित कण, और ऐसे सर्कुलर मोशन भी करेगा, यानी वृत्तीय गति भी करेगा। तो इस प्रकार से वृत्तीय करते हुए गति करते हुए आगे बढ़ने का जो पाथ बनेगा कुंडली जैसे होगा, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, इसलिए इसे कुंडलिनी गति या हेलिकल मोशन कहते हैं। तो इसको यहां से अंडरलाइन कर लीजिए। यहां से हो जाएगा अंडरलाइन। फिगर 4.6 हमने देख ही लिया इसको, कुंडलिनी गति। अब आगे देखते हैं
कह रहा है आपने पिछली कक्षाओं में यह सीख लिया है, देखिए अध्याय 3 कक्षा 11 की, यदि किसी कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तो उस कण पर एक बल mv²/r वृत्त के केंद्र की ओर तथा पथ के लंबवत कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक केंद्र की ओर फोर्स लगता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, यानी वेग के लंबवत केंद्र की ओर होता है, इसलिए इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल, और अंग्रेजी में इसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वही अभिकेंद्र बल की बात अभी हो रही थी। तो वो कितना होता है mv²/r, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि वेग v चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है तो चुंबकीय बल वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत होता है तथा अभिकेंद्र बल की भांति इसका परिमाण qvb होता है। तो ध्यान दीजिए, v और b आपस में लंबवत है और v और b के भी लंबवत बल है। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि v और b आपस में लंबवत है, v और b। यहां पर देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। ये फिगर में b अंदर की ओर है, v इस तरह है, तो b और v लंबवत हो गए एक दूसरे के 90 डिग्री, और इन दोनों के इस तल में जहां v और b है, इस तल के लंबवत हो गया फोर्स। तो b और v के बीच भी 90 डिग्री का कोण है, v और f के बीच भी 90 डिग्री का कोण है, और f और अंदरवाद जो जा रहा है b मैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी 90 डिग्री कोण है। यानी v, b और f तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं। ये बात निकल करके सामने आ गई। दोनों अभिकेंद्र बल के व्यंजकों को समीकरण के रूप में लिखने पर, अब चूंकि ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, ये चुंबकीय बल के कारण है, और ये चुंबकीय बल भी है, अभिकेंद्र बल भी है, तो इसलिए mv²/r = qvb लिख दिया गया, क्योंकि चुंबकीय बल के कारण ही ये अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, इसलिए mv²/r = qvb। तो r बराबर mv/qb, ये निकल करके सामने आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस रेडियस को निकाल सकते हैं जो वृत्तीय पथ पर गति हो रही है कण, आवेशित कण की। तो उसके लिए फार्मूला आ गया r बराबर mv/qb। अब आगे देखते हैं, कह रहा है जितना अधिक संवेग होगा उतनी ही अधिक निर्मित वृत्त की त्रिज्या होगी तथा निर्मित वृत्त भी बड़ा होगा। यदि कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो v बराबर ω/r, अतः ओमेगा बराबर 2πr बराबर qb/m। तो ध्यान दीजिए, P बराबर mv होता है, P = mv, तो हम इसकी जगह P लिख सकते हैं डायरेक्ट mv की, तो R हमारा समानुपाती हो जाएगा P के। तो जितना ज्यादा संवेग होगा उतनी ज्यादा वृत्त की त्रिज्या होगी जिसमें आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो वही कह रहा है कि जितनी अधिक संवेग होगा उतनी ही अधिक निर्मित वृत्त की त्रिज्या होगी तथा निर्मित वृत्त भी बड़ा होगा। जब त्रिज्या बड़ी होगी तो वृत्त भी बड़ा होगा, यानी सर्किल बड़ा होगा। यदि कोणीय आवृत्ति ओमेगा है तो v = ω/r होता है, v = ω/r होता है, तो ओमेगा बराबर 2πv हो जाएगा। ओमेगा बराबर 2πv हो जाएगा, ओमेगा बराबर v/r होगा। ये देखिए ओमेगा बराबर 2πn है, न्यू जिसको लिखा है न्यू, यानी आवृत्ति, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/t होता है, इसी को 2πn लिख सकते हैं, तो वो लिखा है ओमेगा बराबर 2πn, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो v बराबर ω/r और ओमेगा बराबर 2πn है, तो ये हो जाएगा, जब वैल्यू रखेंगे v की जगह इसकी
ओमेगा आर लिखेंगे और ओमेगा की जगह 2 पाई एन लिखेंगे तो ये आ जाएगा क्यूबी बाई एम। सॉल्व करने पे क्यूबी बाई एम आ जाएगा। तो ये भी एक तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले हमारे निकल के आ गए। अब देखिए आगे कह रहा है कोणीय आवृत्ति ओमेगा तथा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा वेग अथवा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। यहाँ न्यू घूर्णन की आवृत्ति है। न्यू के ऊर्जा पर निर्भर न करने का साइक्लोट्रॉन के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि जो कोणीय आवृत्ति है हमारी ओमेगा, वो वेग तथा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। वो वेग तथा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। कैसे नहीं निर्भर करती है? क्योंकि कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एन। यहाँ पर फार्मूले में न वेग है v, न ऊर्जा E है, एनर्जी। तो वेग और ऊर्जा पर ये कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करती। यहाँ न्यू घूर्णन की आवृत्ति है। न्यू के ऊर्जा पर निर्भर न होने का साइक्लोट्रॉन के डिजाइन में यह महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तो साइक्लोट्रॉन में इसका कोई फायदा निकालना होगा, वो जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। अभी हमने बताया ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। यह इक्विवेलेंट होगा 1 अपान न्यू के। क्यों? क्योंकि t जो समय होता है, आवर्तकाल जो होता है, वो आवृत्ति का उल्टा होता है, इसलिए t की जगह 1 अपान न्यू लिख सकते हैं। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का कोई अवयव या कंपोनेंट v पैरेलल द्वारा निर्दिष्ट है। समांतर के लिए दो खड़ी लाइन खींचा कि समान अंतर है बीच में, दूरी में, यानी पैरेलल है, इसको v पैरेलल द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। तो कण का पथ कुंडलिनी यानी सर्पिलाकार जैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यह एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय t बराबर 2 पाई ओमेगा। इसको 1 अपान न्यू लिख सकते हैं, उसी के इक्विवेलेंट होगा। 3 लाइन खींचने का मतलब इक्विवेलेंट, उसी के इक्विवेलेंट, समतुल्य। तो कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का कोई अवयव है, घटक है, तो कण का पथ कुंडलिनी या सर्पिलाकार जैसा होगा। तो अभी देख लीजिए, हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं कि ये एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड में समांतर है, इसलिए ये कुंडलिनीकार गति हो रही है। यही बात वो कहना चाहता है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर कोई एक कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के समांतर यानी पैरेलल होगा, तो हमारा पथ सर्पिलाकार होगा या हेलिकल होगा। एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चली गई दूरी को पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण 4.61 का उपयोग करके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूड़ी अंतराल देख लीजिए। तो देखिए जो हेलिकल पाथ है कुंडलिनी वाला, तो दो कुंडलियों के बीच जो अंतराल है वही चूड़ी अंतराल है, या इसी को पिच कहते हैं। अब देखिए इसके लिए समीकरण क्या है पिच का। P इक्वल टू जो पैरेलल वेलोसिटी है इनटू टाइम। अगर हमको पिच निकालना हो तो सीधा फार्मूला क्या लिखेंगे, पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जो समांतर गति है चुंबकीय क्षेत्र के, उसी के कारण ऐसे ऐसे कुंडली बन के आगे बढ़ रही है वस्तु या चार्ज पार्टिकल। तो वही वाला समांतर वाला वेग लिया जाएगा और इसी वेग में टाइम का गुणा कर देंगे तो पिच निकल आएगा। क्योंकि पिच हमारी क्या है, पिच हमारी एक तरह से दूरी है और चाल बराबर
दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। कोई अद्भुत चीज नहीं लिखी जा रही। और चाल या वेग जो है वो समांतर वाला है, तो 2 डंडा खींच दिया इंटू टाइम t। अब v बराबर 2 पाई आर एन होता है, तो 2 पाई v इक्वल टू आर ओमेगा होता था, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख दिया, 2 पाई एन, तो 2v बराबर 2 पाई आर एन आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एन है, ये जो m जैसे लिख गया है, r है और n है। r हमारी रेडियस है और n फ्रीक्वेंसी है। v पैरेलल अपान क्यू बी, इसको देखना पड़ेगा, ये कोई और वैल्यू रखा है लग रहा है। ये 2 पाई एम वी पैरेलल यानी समांतर वाला वेग अपान क्यू बी है। इसको ध्यान दीजिए, v बराबर p बराबर v पैरेलल इंटू टी बराबर 2 पाई एम v पैरेलल अपान क्यू बी है, ये लिखा गया है। v पैरेलल अपान क्यू बी, t की जगह 2 पाई एम अपान क्यू बी लिख दिया है, t की जगह 2 पाई एम अपान क्यू बी। अब यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा की जगह अगर हम 2 पाई बाई टी लिख दें तो आ जाएगा क्यू बी बाई एम। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, ये एम इधर चला जाएगा, टी इधर, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी हो जाएगा। तो यही टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यू बी उठा करके यहाँ टी की जगह रख दिया है, यहाँ पर टी की जगह रख दिया है 2 पाई एम अपान क्यू बी और v पैरेलल है। तो गति के वृत्तीय अवयव की त्रिज्या को कुंडलिनी की त्रिज्या कहते हैं। तो जो सर्कुलर पाथ बनेगा, वृत्त बनेगा, उसकी जो त्रिज्या होगी वही हमारी जो हेलिकल पाथ है उसी की त्रिज्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से बात हमको समझ में आएगी। कह रहा है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम है, आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, के पथ की त्रिज्या क्या है। तो कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर 6 × 10⁻⁴ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया है 9 × 10⁻31 किलोग्राम और आवेश दे दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो जो पथ है यानी पाथ है उसकी रेडियस या त्रिज्या पूछ रहा है और आवृत यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। कह रहा है कि इसकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित कीजिए। तो जो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। ये क्वेश्चन में हमको दे दिया। तो अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस निकालना है, तो फार्मूला होता है R बराबर mv अपान क्यू बी। फार्मूला लगा दिया, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है दिया है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, b मैग्नेटिक फील्ड है दे दिया है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, v पहले लिखना है, v वेलोसिटी दे दिया है 3 × 10⁻⁷ अपान q चार्ज दे दिया है 1.6 × 10⁻19 और फिर b दे दिया है यहाँ पर 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। सॉल्व किया तो आ गया 28 सेंटीमीटर, ये निकला। अब हमको आवृत्त निकालना है यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है v अपान 2 पाई आर। देखिए इसको फार्मूला, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है और r इंटू ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है।
तो इसलिए V बराबर 2 पाई आर एन आ गया। तो अगर n निकालना हो तो V अपान ये 2 पाई और r नीचे चले जाएंगे, तो V अपान 2 पाई r। तो V की वेलोसिटी दी है 3 इंटू 10⁻⁷, V की वैल्यू न्यू इक्वल टू V अपान 2 पाई r। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा निकाल के रख दिया है, V की वैल्यू यहाँ से उठा के नहीं रखा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और R हमने अभी निकाला है 28 सेंटीमीटर। सब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये लगभग आ गया 17 हर्ट्ज। आप इसमें ऐसे करेंगे, वेलोसिटी दी है 3 इंटू 10⁻⁷ अपान 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना निकला है 28 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 का गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 मेगा हर्ट्ज जाएगा, यानी 10⁶ हर्ट्ज जाएगा। तो इसको ये हटाएंगे तो मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ लिखा तो है, देखिए ये इसी को मेगा हर्ट्ज में लिख दिया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी निकली आई। अब ऊर्जा हमको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो E बराबर हाफ mv² होता है। तो हाफ m द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू V दे दिया है ये 3 इंटू 10⁻⁷, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻14 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40.5 गुणे 10⁻⁻17 जूल। और किलो जूल में अगर इसको बदलना होगा तो 1000 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻16 जूल या 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बटे 1000 कर देंगे इसमें, तो जो आएगा उसी का इसमें भाग दे देंगे जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो आ गया 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻16 19 है माइनस का, और किलो जूल बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो यहाँ -16 बचेगा। तो इतने का भाग दे दें तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो ये 16 - 16 कट जाएगा, तो 4/1.6 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 2.8 बचेगा। जीरो बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे आ जाता है विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र और बायो सेवर्ट नियम। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।